हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत और आपका स्वागत है एलपीएस स्टडी पॉइंट में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बोर का परमाणु मॉडल्स, उसकी क्या खूबियाँ थी और क्या खामियाँ थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करूँगा जो बहुत परेशान कर रहा है उस एक कंप्यूटर को, जो कि कन्फ्यूजन भरा हुआ है। तो वो क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2D मॉडल और 3D मॉडल क्या है। 2D मॉडल और 3D मॉडल क्या है उसके बारे में हम क्लियर आज जो है आपका कन्फ्यूजन में क्लियर करूँगा, जो मैंने पिछले ही वीडियो मतलब पहले स्टार्टिंग में जो है पढ़ा रखा है। 2D मॉडल वर्सेस 3D मॉडल। 3D मॉडल तो हमने एक फार्मूला क्या निजात किया था, एक फार्मूला जो बोरबरी जी ने एक फार्मूला दिया था कि जो किसी भी कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, यानी कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का जो फार्मूला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम number of electrons in an orbit or a cell। ऑर्बिट या सेल क्या बताया था इन्होंने बताया था 2n², यानी भी किसी भी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हमने इस फार्मूले का यूज किया था। किस फार्मूले का यूज किया था? इस फार्मूले का यूज किया था, एक कौन वैज्ञानिक दिए थे? ये बोरबरी जी दिए थे, यानी कि नील्स बोर ने दिया था। और मैंने ये बताया था जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यही चीज़ बताया था मैंने, यानी कि कक्षों की संख्या, कक्ष संख्या क्या होती है? कक्ष संख्या। थोड़ा छोटा हो जा रहा है, कक्ष संख्या बोल रहा था। और मैंने ये बताया था कि जो n² होता है इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या मैंने ये चीज़ें बताया था। और मैंने ये कहा था कि इसे कहा जाता है 2D मॉडल, ये 2D के नाम से जाना जाता है, 2D मॉडल। और इसे कहा जाता था 3D मॉडल। क्या कहा जा रहा था इसको? 3D मॉडल। अब कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि एक्चुअली में 2D 3D मतलब क्या है? क्या है 2D, क्या है 3D? तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि ये जो मॉडल है ये पुराना था, ये पुराना मॉडल है, इसलिए इसे 2D मॉडल कह दिए। और ये मॉडल जो है हमारा, ये नया मॉडल है, ये है 3D मॉडल। अभी इसमें क्या कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न जो है अब देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कैसे। 2D मॉडल में क्या हुआ करता था कि 2D मॉडल में हमारे जो है एटम था, ये है एटम, ठीक। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ करते थे? आउटर सेल में चक्कर लगाया करते थे। इसे के एल एम एक और हुआ करता था, ये मैं यहाँ पे इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम, एक कॉर्नर में दिख रहा है। तो ये हुआ करता था के एल एम और एन। तो मैंने ये बताया था जो ये हुआ करते थे के एल एम एन, ये हुआ करते थे सेल। क्या हुआ करते थे? कक्षा या कोश या ऑर्बिट, यही ऑर्बिट हुआ करते थे। तो जो के एलिमेंट का प्रेजेंटेशन है, के एल एम और एन, ये चीज़ें हैं के एल एम एन। और इसे हम संख्यों से भी प्रदर्शित करते थे, यानी कि नंबर से भी प्रदर्शित करते थे, जैसे कि
के, यल, यम और यन। ये पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष और चौथी कोष। उन्होंने बताया चाहे आप नंबर से बताएं चाहे के एल एम एन करके बताएं, बात एक ही, यानी कि पहले सेल में पहला सेल यानी कि के कहते थे, दूसरा सेल को यल कहते थे, तीसरे सेल को यम कहते थे, चौथे सेल को यन कहते थे। और आपको मालूम है कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 मैक्सिमम। और दूसरे सेल में कितने होते थे? 8। और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 18। और चौथे सेल में कितने होते हैं? 32। ठीक, तो ये जो हमारा जो एटम्स का जो रिप्रेजेंटेशन था, ये हमारा पुराना मेथड था और इसी मेथड को हम लोग बोलते थे 2D मॉडल। ये क्या था? 2D मॉडल था। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मत आप लोग होइएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये 2D मॉडल हुआ करता था। मैं थोड़ा सा इसे और इधर लिख देता हूँ ताकि जो आपका ये वाला इधर मैच ना होने पाए। ये आपको दिख ही रहा होगा। तो ये हुआ करता था आपका जो है 2D मॉडल, जब हम इस तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद जो है हमारा क्या आया? ऑर्बिट आया। ये दिख पा रहा है क्लियर? पूरा यहाँ भी पूरा क्लियर आ रहा है यहाँ तक। तो ठीक है, तो ये था हमारा पुराना मॉडल, 2D मॉडल इसे बोलते हैं। के, एल, एम और यानी ये पहला सेल को के बोलते थे, दूसरे सेल को यल, तीसरे सेल को यम और चौथे सेल को यन। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। लेकिन जैसे ही ऑर्बिटल्स की जो क्या हो गई, खोज हुई, यानी कि जो नया प्रेजेंट, अब इन्हीं चीज़ों को नए तरीके से प्रेजेंट करना पड़ा। ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षक। ऑर्बिटल्स मीन्स क्या होते हैं? कक्षक। और कक्षक क्या होता है? यानी कि ऑर्बिटल्स क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक का वह क्षेत्र, किसी भी परमाणु के नाभिक का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि प्रायिकता क्या होती है? अधिकतम होती है। तो आप मुझे बताओ, नाभिक ये है, उसके चारों ओर का क्षेत्र ये सेल है ना, यही कक्षक है, और यहीं पे क्या पाए जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वही बात है, इस चीज़ को नए तौर पे बताया गया है। 2D ही मॉडल क्या है? 3D है, लेकिन ओल्ड हो गया, क्या हो गया? न्यू हो गया। तो कक्षकों की जो खोज हुई, जो ऑर्बिटल्स हुए, वो ऑर्बिटल्स हमारे 4 प्रकार के बताए गए। किस प्रकार के ऑर्बिटल्स? कितने टाइप्स के बताए गए? जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जो कक्षक, हम कितने टाइप्स के बताए गए? 4 टाइप के। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। एफ दिख रहा है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो यही चीज़ हैं, क्योंकि उनकी डिफिनेशन बता रही है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोले जाते हैं। तो ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं 4 टाइप्स के, एस, पी, डी और एफ। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है एकेडमिक क्लास में। एस ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। एफ ऑर्बिटल से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। तो इनका रिलेशन किस प्रकार से है? देखिए मैं बताता हूँ, बहुत आसान है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। नया मॉडल, पुराने को 2D बोलते हैं, नए को जो है 3D बोलते हैं। इसलिए सबसे सीजन में क्वेश्चन आया था कि n स्क्वायर क्या कहलाते हैं। तो हमको यहाँ लगाना था कक्षकों की संख्या, ना कि कक्षों की संख्या या कक्ष की संख्या। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में टिक मारना था, ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिट में टिक मारना था। इनका रिलेशन किस तरीके से बनता है? यस वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। अब पी वाले ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। और डी वाले ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और एफ वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं। अगर हम पहले वाली सेल की बात करें तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही यस पे होते हैं मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इस वजह आप यहाँ पे यस लिख सकते हैं। अगर यल वाले कोष की बात करें, यल वाले ऑर्बिट की बात करें, तो आप यहाँ पे यस और पी लिख सकते हैं। को दूसरे सेल की बात करें, दूसरे कोष की बात करें, दूसरे वाले कोष की बात करें कि जो यल
यल कोष है। इसमें क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमें 2 ऑर्बिटल की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, यस और पी। क्यों? क्योंकि 2 पे यस पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी पे कितने होते हैं, 6। 2 और 6 कितने हो गए आपके, 8 हो गए। तीसरे सेल की बात करें यम की, यानी कि तीसरे नंबर पे जो सेल आ रहा है वो यम है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस, पी और डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस पी डी लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6 2 8 और डी पे कितने होते हैं, 10। कितने हो गए, 18। तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि तीसरे सेल पे क्या हो सकता है, एस पी डी। और इसकी बात करते हैं एन वाले सेल की, तो यहाँ पे एस पी डी और क्या लिख सकते हैं हम, एफ। एस पी डी एफ लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके यहाँ पे, आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3D मॉडल है, ठीक। और ये क्या हमारा 2D मॉडल्स है। तो आपने क्या देखा कि जो 3D 2D मॉडल्स है, कुछ नहीं बात हुई, बशर्ते वो पुराना है, ये क्या है, नया है। और एक चीज़ यहाँ पे सीखिए, आप क्या सीख सकते हैं, आप यहाँ पे जो KLMN है, ये बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में है। क्या है, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में है। उसी प्रकार से ये इसी तरीके से जो है एनर्जी लेवल से क्या होंगे, बढ़ते हुए जाएंगे। अब एनर्जी लेवल की बात किया मैंने यहाँ, यानी कि मैंने कक्षकों की ही बात की, यानी कि हम लोगों ने सेल के बारे में ही जाना और कक्षा के बारे में ही जाना है। इसलिए 2D मॉडल को सेल कहते हैं, यानी ये कोष होता है, कोष भी बोलते हैं कक्षा को हिंदी में, बात वही है। ये सेल होते हैं और ये क्या होते हैं, सब सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सब सेल कहलाते हैं, सब सेल। उपकोष कहलाते हैं, कोष और उपकोष। आई बात समझ में? तो ये था, ये जो आपका जो कंसेप्ट था, ये जो आपका कन्फ्यूजन था, ये था आपका कन्फ्यूजन 2D और 3D मॉडल का कन्फ्यूजन था। अच्छा, और थोड़ा सा देखता हूँ मैं, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो आपको कैसे करेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो पुराना था वही अब नया हो गया, इस वजह से हमने क्या बोल दिया, 3D बोल दिया। आप जो इसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको जो किस तरीके से जो है 3D मॉडल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं, कितना आसान है और बिल्कुल रटे आप जो इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो मैं इसे रफ करता हूँ। अगर मेरी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है या आपको हिंदी या प्रॉब्लम्स को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसे जो है तो 2D और 3D आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आप किस तरीके से जो है इनसे जो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यस, सॉरी यहाँ पे क्या है, यस है। और इस यस का जो है आप इस सेल से जो है 1 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यस का इस 1 वाले सेल से, यानी इस कक्षा 1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जो कि ऊपर नंबर है 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 1s। क्या आ गया, 1s। ख़त्म काम। अब जो एस पी का है, एस पी का मल्टीप्लाई करो कहाँ पे, 2 पे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी दूसरी कक्षा से मल्टीप्लाई करो। तो अगर यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, एक बार तो मल्टीप्लाई करोगे 2s से, और एक बार मल्टीप्लाई करोगे p से, 2s और 2p आ गया कि नहीं आ गया। चलो मैं कॉमन नहीं लगाता हूँ। सिमिलरली आप जो है जो एस पी डी है, एस पी डी की जो है कक्ष संख्या नंबर 3 से मल्टीप्लाई करिए आप, कक्ष संख्या नंबर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, छोटा हो गया क्या, ये छोटा दिख रहा है कि सही दिख रहा है। तो कक्ष संख्या नंबर तीसरे से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3s 3p और 3d। देन आप एस पी डी एफ के अगर आप मल्टीप्लाई कक्ष संख्या नंबर 4 यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको आएगा 4s 4p 4d और 4f। ये एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ, ये देख जानते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी लेवल। ठीक, तो आपने ध्यान दिया
कि जो हमारा ये पहला सेल हो गया, ये आपका दूसरा सेल हो गया, ये आपका तीसरा सेल हो गया, ये आपका कौन सा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया। ये एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए क्रम में लगे हुए हैं। तो अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम 3D मॉडल में करते हैं। किस में करते हैं? 3D मॉडल में करते हैं। और जो बोर-बरी का था वो हमारा किस मॉडल में था? 2D मॉडल में था। तो दोनों चीज़ें हमें ज़रूरत है। हालांकि हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि हम एग्जाम्स में रटने ना पड़े, ना कन्फ्यूजन हो। तो ये हुए आपके कंसेप्ट। तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे 3D मॉडल में। तो ये 3D मॉडल होता है, ये 2D मॉडल होता है। अगर आपको कोई डाउट हो बताइए। क्लियर? सब क्लियर हो गया? अगर होगा तो फिर हम उसे आगे और समझाएंगे अच्छे से। आप मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका 2D मॉडल vs 3D मॉडल। अब हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर हम आज पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे जो हमारे कई क्वेश्चंस जो है लग जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो हाँ ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ। आपको आई थिंक ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री में सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास यानी देखा जाए एटॉमिक नंबर से ही अभी तक हमारी स्टोरी चल रही थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने कुछ नया भी नहीं सीखा और हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में हमें पहले से ही मालूम था और उसके बारे में जो हम थोड़ा थोड़ा बातें जानने लगे और हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। इसी तरीके से जो है आगे की चीज़ें जो इसी तरीके से जो है चलेगा। अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप हालांकि कर चुके हैं आप लोग पहले से ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने हैं तो मैं यहाँ पे केवल कंसेप्ट लेना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको मालूम है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2n² होते हैं। जहाँ पे अगर आप n बराबर क्या रखते हैं? 1 2 3 4 ठीक। अगर हम पहली कक्षा की बात करें, पहले ऑर्बिट की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 रख सकते हैं। देखिए n इक्वल टू कितना रखेंगे? 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? चलो ठीक है, 2 आ गए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर हम दूसरी सेल की बात करेंगे तो हमें n इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा? 2। तो कितना आ जाएगा ये? 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो दूसरी सेल में पहली सेल क्या थी हमारी? K थी। दूसरी सेल क्या थी हमारी? L थी। तो दूसरी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। अगर हम तीसरी सेल की बात करें तो आप यहाँ पे n इक्वल टू क्या रखेंगे? 3। वहाँ से देखिए n की वैल्यू हम ले रहे हैं, n की वैल्यू क्या रख दिया आप? 3। कितना आ गया? 18। इसे बोलते हैं KLM सेल। अगर आप बात करते हैं फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा आपको? 4। तो कितना आ जाएगा ये? 32। 4 4 जा 16 16 तो जो 30 से बोलते हैं यम। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो है बोर साइंटिस्ट जो थे, जो बोर जी का जो नियम था कि पहले इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में कितने रहेंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। तो n इक्वल टू 1 2 3 और 4 रखते हैं हम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बात है इसी चीज़ की तो अगर आप यहाँ पे ये समझें कि हमने ये समझ लिया K L और M और N, यानी कि पहला 2, दूसरा 8, तीसरा 18 और 32 इतने सेल्स होंगे। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें जो ये चीज़ें होती हैं। और ऑक्टेट रूल आपने नाम सुना होगा, ऑक्टेट रूल का, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्टेबिलिटी को बताता है। क्या किसको बताता है? स्टेबिलिटी बताता है। खैर इतना हो गया है तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। आप जो इतना ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर हम स्टेबिलिटी रूल की बात करें तो स्टेबिलिटी जो होती है वो ऑक्टेट रूल पर डिपेंड होती है। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं तो किसको फॉलो करेगी? ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट मतलब अष्टक नियम को ना, अष्टक रूल। इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, हाइड्रोजन की, तो अगर आप 4 सेल लगाते हो के, एल, एम और एन, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो ये पहले ही सेल में आ गया 1, ठीक। इधर तो फिर बचेगा ही नहीं। और पहले सेल में होते कितने हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो इसको 2 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 होने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, मान लीजिए कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, बाय द वे मान लो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फिर इसके पास कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, ये क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को जो है स्टेबल होने के लिए ना कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं होगी उसकी, वो अनस्टेबल ही रहेगा ना। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हीलियम की बात करता हूँ, हीलियम की बात करता हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है? 4। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा तो पहले सेल में क्या हो गया? 2, बाकी के सेल में बचे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ जाएंगे? तब ये देखिए, हीलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। तो जब इसका आउटर सेल क्या फुलफिल है, तो ये क्या है? स्टेबल है। क्या है? ये स्टेबल है। इसको थोड़ा और समझा दे रहा हूँ आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर मैं कैसा समझाना चाहूँगा आपको। अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? आउटर सेल है। क्या है? ये आउटर सेल है। तो अगर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये अभी क्या है? अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए इसे क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वही एलिमेंट्स ऑफ एटम स्टेबल होते हैं जिनके आउटर सेल क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं, भरे हुए होते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का देखा जाए स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसके सेल में जो देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और होने कितने चाहिए? 2। भाई पहले सेल में 2 होते हैं, तो इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ठीक। अगर हीलियम की बात किया जाएगा, हीलियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात किया जाए, है ये एक मैं बता रहा हूँ, ये उधार लिया गया है ना एक्स्ट्रा, तभी जाके बनेगा। अगर मैं हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हीलियम के समझ लो थोड़ा से, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और हीलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसके अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखा जाए तो आपने यहाँ फिल कर दिया, तो आपने ये देखा कि जो हीलियम का जो आउटर सेल है, यानी जो उसका सेल है, वो क्या है? फुलफिल है। क्या है? फुलफिल है, यानी कि पूरी तरीके से भरा है। इसका मतलब क्या? ये स्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल क्या बताता है? हाइड्रोजन और हीलियम को जो है स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है? केवल और केवल 2। हीलियम के पास तो 2 होता ही होता है। हाइड्रोजन को अगर 1 और कहीं से मिल जाएगा तो इसका भी अगर 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को जो है स्टेबल होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स आते हैं उनको स्टेबल होने के लिए उनके आउटर सेल में एटलीस्ट कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उनको? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यही ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या बताता है? किसी भी एलिमेंट्स या एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है, उसके आगे मैं इसका और एक एलिमेंट्स लेता हूँ। जैसे अगर मैं अगर लिथियम की बात करता हूँ, तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3।
इसके एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो 6 या 6.99 होता है, आप 7 भी लिख सकते हैं। हालांकि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स से मालूम है, इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, यानी कि प्रोटॉन से लेना देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अगर हम लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, इस तरीके से परमाणु संरचना बनाएं, तो आप देख पा रहे होंगे ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसके आउटर सेल, ठीक। और अब आप देखें कि यहाँ पे कितने, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं KLMN में, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, 2। फिर नेक्स्ट वाले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 8। लेकिन 2 जब यहाँ हो गए तो बचे कितने, 1। कितने बचे, 1। तो यानी अगर आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 2, बचा 1 यहाँ पे। अब मुझे बताओ स्टेबिलिटी होने के लिए, इसे स्टेबल होने के लिए इसे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, क्योंकि जो है हमारा जो एनर्जी लेवल है, जिसमें जो हमारे कक्ष हैं, जो कोष हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में कितने होते हैं, 8 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये लिथियम क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। क्या होगा, लिथियम ये स्टेबल होगा। हालांकि यहाँ पे 7 की ज़रूरत पड़ेगी। इसी मैंने कहा कि हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको स्टेबल होने के लिए उनके आउटर सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये किसी एक को दे देता है तब भी ये फिर स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले सेल में, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये लेयर क्या देगा ज़्यादा करके, तो यहाँ पे क्या चाहिए, इसको आउटर सेल में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए मैंने बताया आप अदर एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हमने क्या सीखा कि हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी सारे अदर तत्वों को जो है स्टेबल होने के लिए उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको समझ में आ गया है तो हम चलेंगे अब एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूँगा एलिमेंट्स का, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि अगर वो हमें समझ में आ गया, अब वो किसके बेसिस पे करूँगा मैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे ही करूँगा। अगर वो समझ में आ गया तो पीरियोडिक टेबल से जो कन्फ्यूजन भरे सवाल आते हैं, जब वो रट्टा मार मार के जो टाइम ख़राब कर देते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर भूल भी गए फिर आप उसे कर भी नहीं पाते हैं। मैं ऐसा बताऊँगा, अगर आप भूल भी गए ना तब भी आप उसे कर पाओगे। कैसे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।